तो कंटिन्यू करते हैं फटीग स्टडी को, वन ऑफ द टेक्निक गिवन बाय द एफडब्ल्यू टेलर। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट अपने लेक्चर में कि फटीग स्टडी क्या है। फटीग स्टडी ये डिटरमाइन करती है कि हमारा जो एक वर्कर है, जो वर्कर है उसको कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल चाहिए होगा ताकि उसका जो लॉस स्टेमिना है वो रिगेन हो सके, ताकि फैक्ट्री सिस्टम पर एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके, रिजेक्शंस को अवॉइड किया जा सके और इंडस्ट्रियल सिकनेस को। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। देखो जरा कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट में, एक फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है 8 घंटे की, तो अगर सपोज एक वर्कर को हमें एक सिंगल शिफ्ट में अगर रेस्ट इंटरवल देना है तो वो कब देना है। तो अगर मान लो एक वर्कर है तो उसे 2 शिफ्ट में अगर हमें काम कराना है तो डेफिनेटली हम पहली शिफ्ट में उससे काम करा के दूसरी शिफ्ट में उसे क्या दे देंगे, ब्रेक, और तीसरी शिफ्ट में उसे दोबारा से बुलाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो लॉस्ट एनर्जी है, लॉस्ट स्टेमिना है, वो रीगेन हो जाएगा क्योंकि उसने सेकेंड शिफ्ट में काफी रेस्ट कर लिया है अच्छे से। क्लियर? यस। तो यहाँ पे बहुत साफ तरीके से समझाया है कि इफ द वर्क इन्वॉल्व हैवी मैनुअल लेबर then the small pauses have to be frequently given to the worker so that he can rearrange his energy level for optimum contribution। तो कहता है कि भाई जहां फैक्ट्री में लेबर से बहुत ज्यादा काम लिया जाता है वहां पर रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली उसे थोड़ा थोड़ा पॉज देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर लगातार काम करता रहेगा तो उसे काफी फटीग होगा, थकान होगा। और फटीग के क्या कारण हो सकते हैं भाई? लगातार काम करवाया जा रहा है, भाई वर्किंग कंडीशन जो है वो सूटेबल नहीं है, हमारे जो बॉस और मैनेजर है उनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन नहीं है। तो इस तरह के रीजन हो सकते हैं कि जिससे हमें थकान लग सकती है काम करते वक्त। पर इस फटीग स्टडी के अंदर टेलर ने इसी बात पर सजेस्ट किया है कि भाई हमारे जो वर्कर्स हैं वो बाउंड टू गेट टायर्डनेस है, तो उन्हें टाइम टू टाइम थोड़ा रेस्ट इंटरवल देना बहुत जरूरी है। क्लियर और नॉट? यस सर। तो जैसे कि देख रहे हो कि हमारे स्कूल में भी जब हम 4 पीरियड पढ़ा लेते हैं तो उसके बाद एक ब्रेक आता है ना, वो ब्रेक इसीलिए आता है कि ताकि हर कोई सेम टाइप ऑफ एनर्जी के साथ वो सेकंड हाफ में भी उतना ही अच्छे से पढ़ सके जितना वो फर्स्ट हाफ में पढ़ा था। क्लियर? यस सर। चलते हैं आगे। अब है हमारे पास मोशन स्टडी। मोशन स्टडी को हम कह सकते हैं मूवमेंट स्टडी, के स्टडी ऑफ द मूवमेंट done by the worker while performing a task. So it is the technique of studying various movements like lifting, उठाना, putting objects from here and there, sitting, उठना बैठना, changing position of the worker while performing a task. जब एक वर्कर फैक्ट्री में काम करता है ना तो बहुत सारी वो मूवमेंट्स करता है। अब वो मूवमेंट्स 2 तरह की हो सकती है, ऐसी मूवमेंट जो काम करने के लिए जरूरी है जिन्हें प्रोडक्टिव मूवमेंट्स बोलेंगे हम लोग, और दूसरा जो अननेसेसरी मूवमेंट्स होंगी। तो यहाँ पे फ्रैंक गिलबर्ट करके कोई फैक्ट्री मैनेजर था जिन्होंने मूवमेंट्स के ऊपर काम किया। तो उन्होंने मूवमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, नेसेसरी मूवमेंट्स और अननेसेसरी मूवमेंट्स। तो इस टेक्निक के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क एंड विच मूवमेंट इज अननेसेसरी, एंड देन अननेसेसरी जो मूवमेंट्स है उनको एलिमिनेट हमें करना होगा। तो यहाँ पे टेलर ने साफ साफ बताया कि थ्रू मोशन स्टडी एन अटेम्प्ट इज मेड टू नो वेदर सम एलिमेंट ऑफ द जॉब कैन बी एलिमिनेटेड, कंबाइन और देयर सीक्वेंस चेंज टू अचीव द नेसेसरी रिदम। कि भी अगर कोई अननेसेसरी एलिमेंट है जॉब से रिलेटेड जो जरूरी नहीं है, उसको या तो बाहर निकाला जाए या उसको दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया जाए ताकि एक रिदम में रह के वर्कर जो है वो काम करे। सो ऑन क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट it is possible to find out different type of motion, और मोशन 2 तरह की रहेंगी, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। तो जो अनप्रोडक्टिव होंगी उन्हें या तो एलिमिनेट करना है या उन्हें कंबाइन करना है किसी दूसरी मूवमेंट के साथ। क्लियर? अब नेक्स्ट टेक्निक टेलर ने जो दिया वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक गिवन बाय द एफडब्ल्यू टेलर इन ऑर्डर टू improve efficiency level of each worker। डिफरेंशियल का मतलब होता है 2 अलग अलग डिफरेंस क्रिएट करना, 2 अलग अलग रेट होना, 2 अलग अलग रेट होना।
सो दिस सिस्टम लिंक्स क्या लिंक करता है? वेजेस को, मतलब जो मजदूरी हमें देनी है और प्रोडक्टिविटी जो वो प्रोड्यूस करता है। मतलब इस सिस्टम के अंदर हम जितना काम मजदूर ने किया है, वर्कर ने किया है, और उसकी जो वेजेस है उसको लिंक किया गया है, स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे एस्टैब्लिश किया गया है, और 2 पीस रेट हमने यूज की है। मतलब एक वर्कर जब काम करेगा तो उसको जो वेजेस मिलेगी वो उसके काम पर बेस्ड होगी। तो एक स्टैंडर्ड आउटपुट निर्धारित कर दिया जाएगा कि एक वर्कर को एक दिन में इतना काम करना है, और 2 पीस रेट को यूज किया जाएगा। हायर रेट होगी उन वर्कर्स के लिए जो स्टैंडर्ड आउटपुट तक या उससे ज्यादा अगर प्रोड्यूस करें, और लोअर रेट ऑफ वेजेस रहेगा उन वर्कर्स के लिए जो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम प्रोड्यूस करेंगे। तो इस टेक्निक से होगा क्या कि 2 कैटेगरी बन जाएगी हमारे वर्कर की, एक एफिशिएंट वर्कर और दूसरा इनएफिशिएंट वर्कर। जो एफिशिएंट वर्कर होगा उसे वेजेस मिलेगा हायर रेट से, क्योंकि वो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, और जो हमारा इनएफिशिएंट वर्कर है उसे लो रेट ऑफ वेजेस मिलेगा क्योंकि उसने स्टैंडर्ड आउटपुट तक भी परफॉर्म नहीं किया। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो हमारा एफिशिएंट वर्कर है वो तो मोटिवेटेड होगा ही होगा काम करने के लिए, अच्छा, उसके साथ साथ जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो भी मोटिवेट होगा। कैसे? तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से समझाया है इस एग्जाम्पल के थ्रू डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम को। कैसे कि स्टैंडर्ड टास्क बनाया कि एक वर्कर 10 यूनिट बनाएगा, रेट बनाया 50 पर यूनिट रेट रहेगा अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर देते हो या उससे ज्यादा, और 40 पर यूनिट मिलेगा अगर 10 से कम बनाएगा वर्कर। तो यहाँ पे 2 वर्कर है, एक ए है और एक हमारा बी है। तो देखो यहाँ ये वर्कर हो गए, ये स्टैंडर्ड आउटपुट है कि 10 बनाना है। कितना बनाना है? 10। स्टैंडर्ड रेट क्या रहेगी? 50 और 40। 50 रहेगी अगर स्टैंडर्ड आउटपुट बना रहे हो, और 40 उससे अगर कम बना रहे हो। एक्चुअल आउटपुट क्या रहा? ए ने बनाया 12 यूनिट और बी ने बनाया 8 यूनिट। तो यहाँ पर ए को कितना वेजेस मिल रहा है? 12 इंटू 50 के हिसाब से उसे मिलेगा, तो कितना मिला? 600। बट बी को कितना मिलेगा? 50 के हिसाब से नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा 40 के हिसाब से। तो कितना मिला? 320। तो डिफरेंस इन वेजेस देखो, जो हमारा बी है उसने 2 यूनिट नहीं बनाया, उस 2 यूनिट की वजह से उसको कितना घाटा हुआ? सॉरी, हाँ, 4 यूनिट नहीं बनाया, तो कितना घाटा हुआ? 280। तो इससे हमारा बी जो वर्कर है वो मोटिवेट होगा कि देखो यार वो 4 यूनिट और बना पा रहा है तो उसको 280 रुपए और ज्यादा मिल पा रहे हैं। तो इस तरीके से 2 डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से हमारा एफिशिएंट वर्कर तो मोटिवेटेड होगा ही होगा काम करने के लिए, उसके साथ साथ हमारा इनएफिशिएंट वर्कर भी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेटेड होगा। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। अब हम अपनी लास्ट टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो टेलर सजेस्ट करता है, और लास्ट टेक्निक जो है दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। क्या है? मेंटल रेवोल्यूशन। यहाँ पे मेंटल वर्ड का मतलब है मानसिक, रेवोल्यूशन मतलब क्रांतिक, मतलब अपने विचारों में एक क्रांति लेके आना, अपने विचारों को शुद्ध करना, अपने विचारों को अच्छा करना एक दूसरे के प्रति, उसके बारे में बात की गई है। तो मेंटल रेवोल्यूशन क्या कहता है? इट इन्वॉल्व्स a complete change in mental outlook या mental mindset and attitude of workers and management towards one another from competition to cooperation। वो ये कहता है कि वर्कर और मैनेजर की एफिशिएंसी तभी इंप्रूव हो पाएगी जब दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे, दोनों का जो एटीट्यूड है एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रहेगा, तब ही पॉसिबल हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो पाएंगे। तो इसीलिए कंप्लीट रेवोल्यूशन या मेंटल रेवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट एफडब्ल्यू टेलर ने यहां सजेस्ट किया। सो मैनेजमेंट शुड क्रिएट अ प्लेजेंट वर्किंग कंडीशंस एंड वर्कर शुड वर्क विद डिवोशन एंड लॉयल्टी। तो इसीलिए मेंटल रेवोल्यूशन तभी माना जाएगा जब मैनेजर अच्छी वर्किंग कंडीशन दे रहे हो और वर्कर बहुत ज्यादा डेडिकेशन और डिवोशन और लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हो। तो जो मैनेजर और वर्कर है वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई ना करे, अपने हित के लिए दोनों एक दूसरे को समझें,
ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को प्रायोरिटी दें, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट या गोल को प्रायोरिटी कम दें, और एक दूसरे के जो भी बातें हैं उनको अच्छे से सुने, मैनेजर भी सुने और वर्कर भी सुने। इसी को कहते हैं हम मेंटल रेवोल्यूशन। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। तो यहां पर हमारी हो गई हैं FW टेलर्स की सारी टेक्निक्स। अब हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स या फिर FW टेलर। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन हेनरी फ्योल एंड FW टेलर प्रिंसिपल। सबसे पहली बात, नेचर ऑफ रिसर्च, किस तरह की रिसर्च के बारे में बता रहा है हेनरी फ्योल और FW टेलर। सो हेनरी फ्योल ने क्या कहा, ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस। इसने जनरल मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा बात की। इसके जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं वो ट्रेडिशनल है, हिट एंड ट्रायल पर बेस्ड है। बट ऑन दी अदर हैंड FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और बहुत सारे प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल और साइंटिफिक टेक्निक्स को डेवलप किया। सेकंड बेसिस है हमारा कंसर्न, हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स आर कंसर्न विद मैनेजमेंट एफिशिएंसी, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए ज्यादा फोकस किया हेनरी फ्योल ने। बट हमारे FW टेलर के जो प्रिंसिपल और टेक्निक्स हैं, उनका मेन फोकस और कंसर्न है वर्कर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। क्लियर और नॉट? सर रिपीट प्लीज। हाँ, हेनरी फ्योल का जो मेन फोकस था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, टॉप लेवल मैनेजर्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना। बट FW टेलर के जो प्रिंसिपल और टेक्निक है वो बहुत ज्यादा कंसर्न करते हैं वर्कर की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को एलिमिनेट और रिड्यूस करने में। क्लियर? यस सर क्लियर। अब है लेवल। अब हेनरी फ्योल ने जो अपने प्रिंसिपल डिजाइन किए वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए किए, बट ऑन दी अदर हैंड FW टेलर ने लो लेवल मैनेजमेंट के लिए अपने प्रिंसिपल और टेक्निक से डेवलप किए। फोकस, हमारा हेनरी फ्योल का मेन फोकस इस बात पे रहा एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, बट हमारे FW टेलर का फोकस किस बात पे रहा, फॉर हिम इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू वर्क स्पेसिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन or to improve the worker efficiency and to eliminate the wastage of resources. Personality, he developed the personality of researcher and practitioner and was called as father of general management, but FW Taylor was known as father of scientific management. तो ये था हमारा सारा का सारा टॉपिक रिगार्डिंग FW टेलर प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर ना आए तो इस वीडियो को दोबारा से अच्छे से देख लें और समझ लें। क्लियर? क्लियर सर। तो यहां पर हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। बाय।